हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज काफ़ी दिन के बाद दोस्तों आपकी क्लास हो रही है। मैंने बता चुका था पहले भी दोस्तों कि मुझे भी कुछ काम रहते हैं, कुछ घर में काम आ जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो एक बना देता हूँ। और आज से दोस्तों पर डे एक वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा आपसे कि इतने दिन मैं वीडियो आपके लिए नहीं बना पाया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंशों को। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था दोस्तों गुप्त साम्राज्य को। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रीय स्तर पर राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें से कुछ थे उत्तर भारतीय राजवंश और कुछ थे दक्षिणी भारतीय राजवंश। उत्तर भारतीय राजवंश जितने थे, जिनमें प्रमुख हर्षवर्धन का जो साम्राज्य उभर के सामने आता है उसको हमने अच्छे से पढ़ा। फिर हमने उसके 50-60 करीबी प्रश्नों को देखा था। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंशों को। दक्षिण भारत में दोस्तों बहुत सारे राजवंश हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनती है कि किन किन राजवंशों को हमें किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों दक्षिण भारत में आखिर जो मेनली राजवंश जो थे, अक्सर दक्षिण भारत में जो युद्ध हुए हैं, जो लड़ाइयां हुई हैं, वो किन राजवंशों के बीच हुई हैं। और जो एग्जाम में दक्षिण भारत से क्वेश्चन अगर बनता है तो किन राजवंशों से अधिकतर बनता है, उन राजवंशों को देखेंगे। फिर जो क्षेत्रीय स्तर पर सीमावर्ती राजवंश थे और राजपूत राजवंश थे जो, उनको हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो दोस्तों हमारी दक्षिण भारत को स्पेशली राजवंशों की है, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। याद करिए दोस्तों, आपने कभी ना कभी इन राजवंशों के बारे में जरूर सुना होगा। पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश, यह दोस्तों दक्षिण भारत की जो राजवंश है, मूल राजवंश है। दक्षिण भारत के इतिहास को इन राजवंशों के बगैर नहीं पढ़ा जा सकता। और जो छोटे छोटे राजवंश है उनको हम कल की वीडियो में देखेंगे। पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के बाद चालुक्य वंश की दोस्तों 3 शाखाएं थी। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। एक दोस्तों थे वातापी या बादामी के चालुक्य। गौर से देखिए दोस्तों, यकीनन आपको यहां पर जरूर कंफ्यूजन रहा होगा बार बार कि आखिर चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं हैं और चालुक्य वंश का क्षेत्र विस्तार कहां पर था। तो जो चालुक्य वंश था उसकी 3 शाखाएं थी। पहली वातापी या बादामी के चालुक्य, दूसरे कल्याणी के चालुक्य और तीसरे आ जाते हैं वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हम इनके क्षेत्र विस्तार को, कि इनका क्षेत्र विस्तार जो है वो कहां पे है। इससे पहले हम देख लेते हैं 9वीं शताब्दी का चोल वंश। याद करिए दोस्तों, जो हमने संगम काल को पढ़ा था, संगम काल में हमने देखा था चेर, चोल और पांड्य राजवंश को। चेल, चोल, पांड्य राजवंश में से चेर और पांड्य राजवंश का तो पतन हो जाता है। चोलों के द्वारा चेर और पांड्य राजवंश पर अधिकार कर लिया जाता है और यही जो है चोल 9वीं शताब्दी में फिर एक केंद्रीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। इसीलिए जो चोल साम्राज्य है उसको हम 2 भाग में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम संगम काल में और दूसरा पढ़ते हैं हम जब 9वीं शताब्दी में इन्होंने दक्षिण भारत में अधिकांश क्षेत्र पर अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया था तब। तो फिर से देखते हैं दोस्तों 9वीं शताब्दी का चोल वंश और चोल चालुक्य वंश। चोल और चालुक्य वंश एक दोनों के सम्मिश्रण से स्पष्ट होकर उभर कर सामने आता है और इनके बहुत से जो शासक हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। और इससे अक्सर प्रश्न पूछे गए और बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि चोल चालुक्य वंश से क्या है। इनके जब शासकों को हम पढ़ेंगे तो यकीनन आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हम इनके क्षेत्र विस्तार को। यह है दोस्तों विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी, यह है नर्मदा नदी, यह है ताप्ती नदी, यह है ताप्ती नदी, विंध्य पर्वत श्रेणी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे कोई स्पष्ट क्षेत्रीय सीमा का निर्धारण तो किया नहीं गया। यह जो प्राकृतिक नदियां होती थी, पर्वत श्रेणी होती थी, इन्हें ही सही दोस्तों विभिन्न शासकों के द्वारा अपनी सीमा का निर्धारण किया जाता था।
यहां पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं, यह है महानदी, यह है दोस्तों गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी। गोदावरी के जस्ट दक्षिण में, गोदावरी के दक्षिण में तो यहां पर दोस्तों बादामी या वातापी के चालुक्य। कौन दोस्तों? बादामी या वातापी के चालुक्य। और जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के और महानदी के जो बीच का क्षेत्र था, वहां पे इन क्षेत्रों में थे दोस्तों, इनको दोस्तों कहते थे पश्चिमी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य या बादामी या वातापी के चालुक्य। और जो इन्हें कहते थे दोस्तों पूर्वी चालुक्य, इन्हें कहते थे हम पूर्वी चालुक्य। और ये थे दोस्तों कल्याणी के चालुक्य। यहां पे दोस्तों लिख लेते हैं कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य में ही दोस्तों यहां पर दक्षिणी क्षेत्र में जो थे कृष्णा नदी से सटे हुए, यहां पर तो दोस्तों थे वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। अब कृष्णा नदी के उत्तर वाले क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य थे, और कृष्णा नदी के दक्षिण में यहां पर दोस्तों थे पल्लव राजवंश। यहां पर था दोस्तों पल्लव राजवंश। देख सकते हैं दोस्तों कि भारत के किन क्षेत्रों में जो दक्षिण भारत के मूल राजवंश थे वह अवस्थित थे। बादामी या वातापी के चालुक्य जो कि पश्चिमी चालुक्य थे, पूर्वी चालुक्य कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, पल्लव वंश, पल्लव वंश। और अगर आप पूरे भारत के मैप को देखना चाहते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, जब हमने उत्तर भारतीय राजवंशों को देखा था। उत्तर भारतीय राजवंशों को मैंने उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के सभी राजवंशों को दिखाया, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मेनली इन राजवंशों को आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों कि सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में यहां पर थे दोस्तों चेर, और यहां पे थे दोस्तों पांड, और यहां पर थे दोस्तों चोल। चोलों के द्वारा चेर तथा पांड राजवंश को अपने अधिकार में लेके एक 9वीं शताब्दी में सुदूर दक्षिण भारत में एक केंद्रीय सत्ता के रूप में यह उभर कर सामने आते हैं। यह है 9वीं शताब्दी के चोल। इसीलिए अब आपको समझ में आया होगा कि हम आखिर चोल राजवंश को क्यों दो भाग में पढ़ते हैं। एक थे संगम काल में, जो कि 3 राजवंशों में हमने देखा था। अब 9वीं शताब्दी में जब इन्होंने दक्षिण भारत में केंद्रीय सत्ता की नींव रख ली थी तब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर मैप में, और दूसरा मैप भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर भी दूसरे मैप में देखिए, ताकि आपको सभी राजवंश जो है लोकेशन से प्रसिद्ध बनते हैं उनको आप आसानी से बना पाए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पल्लव वंश को, चालुक्य वंश को, पल्लव वंश और चालुक्य वंश को पढ़ेंगे। चालुक्य वंश में दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमारा पहला है वातापी या बादामी के चालुक्य, इनको देखेंगे। कल्याणी और वेंगी की चालुक्य और अन्य जो राजवंश हैं उनको हम कल की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत का जो दोस्तों इतिहास है काफी डिफिकल्ट है, बहुत सारे राजवंश और पढ़ने में सभी को कंफ्यूजन होती है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको तोड़कर सरल शब्दों में कि हाँ कहां कहां पर कौन से राजवंश अवस्थित हुए तथा उनका विकास हुआ, सबको आपको बताता चलूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा राजवंश है वह है पल्लव वंश, जो कि अब 575 से लेके 897 एडी के बीच रहता है। कब से दोस्तों? 575, याद करिए दोस्तों 575, जब तो गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, जहां गुप्तोत्तर काल में राजवंश आते हैं और वहीं दक्षिण भारत में भी राजवंश होते हैं। तो 575 से लेके 897 एडी तक, 897 याद करने की कोशिश करिए ताकि आप टाइम पीरियड को अच्छे से एक दूसरे से जोड़कर पढ़ सके। पल्लव वंश 575 से 800, 575 गुप्त साम्राज्य का पतन और 897 करीब करीब आप 900 ईस्वी तक याद कर सकते हैं। फिर दोस्तों देखते हैं हम इसके पहले शासक को, जो कि पल्लव वंश के संस्थापक थे।
जिनका नाम था सिंह विष्णु। क्या दोस्तों? सिंह विष्णु, जो कि ये 575 से लेकर 600 ईस्वी करीब करीब 25 वर्ष तक यह शासन करते। इन्होंने अपनी राजधानी को कांची या कांचीपुरम में बनाया था। इनके दरबार में जो कवि थे जिनका नाम था कवि भारवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि जो कवि भारवी थे किसके दरबार में थे, तो सिंह विष्णु के दरबार में थे। सिंह विष्णु कौन थे? पल्लव वंश के एक शासक थे और संस्थापक भी थे। भारवी के द्वारा एक ग्रंथ या पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था किरतारा जुनियम। कौन दोस्तों? किरतारा जुनियम। या एक बार फिर से दोस्तों देखते हैं कि पल्लव वंश जो कि है 575 से लेके 897 ईस्वी तक रहता है पल्लव वंश। इसके जो संस्थापक थे वह थे दोस्तों सिंह विष्णु। कौन थे दोस्तों? ऐसा जब दोस्तों हम बार बार पढ़ पढ़ कर समझ कर याद करते चलेंगे तो बाद में हमें पेपर के टाइम पे कंफ्यूजन नहीं होगी। पल्लव वंश जो कि 575 से 897 तक इसके संस्थापक है सिंह विष्णु, जो कि 575 से 600 ईस्वी तक शासन करीब करीब 25 वर्षों तक शासन करते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक है। इनके दरबार में रहते थे एक कवि भारवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं दोस्तों आपको कह दूं इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए करिएगा, यकीनन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भारवी कवि भारवी जिनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है किरतारा जुनियम। इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई है वह कांची या कांचीपुरम में बनाई है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अगले शासक जो आते हैं वह आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। खासकर दोस्तों आप चाहे थोड़ा लेट याद हो लेकिन आप इनको याद करेंगे, इनको महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। इनको अगर दोस्तों आप अगर अच्छे से याद करेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन इन्हीं में बनता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था या महेंद्र वर्मन द्वितीय ने किया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने यह कार्य किया था या नरसिंह वर्मन प्रथम ने कार्य किया था। ऐसे दोस्तों कई डिफिकल्ट पॉइंट बनते हैं जो एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है और फिर प्रश्न आता हुआ भी हमें, ऐसा नहीं है दोस्तों प्रश्न हमें नहीं आता है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन के बारे हम प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो ऐसा ना हो दोस्तों, खासकर हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि 600 से लेकर 630 करीब करीब 30 वर्षों तक शासन करते हैं। इन सभी राजवंशों को मैंने या इन सभी शासकों को क्रम से इसीलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों पूछ लेगा आपसे कि पल्लव वंश के शासकों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तब आप दोस्तों बताएंगे सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, इस तरीके से आप बता पाएंगे। यह दोस्तों जो शासक लिखे हैं मैंने, इंपॉर्टेंट शासक है और प्रमुख शासक है। हालांकि पल्लव वंश में बहुत सारे शासक आए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि 600 से 630 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा, मत विलास प्रहसन। कौन सी दोस्तों? मत विलास प्रहसन जो है वह किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने 600 से 630 तक शासन किया। यह जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि अपान। इनके संबंध में आकर यह शैव धर्म को अपना लेते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम शैव मतावलंबी यह था जो अपान ऋषि अपान के संबंध में आकर शैव धर्म को अपना लेता है। पुलकेशिन द्वितीय को महेंद्र वर्मन प्रथम ने हराया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय को महेंद्र वर्मन प्रथम ने क्या किया था दोस्तों? हराया था। अब दोस्तों क्यों हराएगा, देखिए यह पल्लव वंश के शासक है। अब यहां पे हम देखेंगे वातापी या वादामी के चालुक्य, वातापी या वादामी के चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय। आप यहां पे देखेंगे यह है शासक पुलकेशिन द्वितीय, जो कि किसके? वातापी या बादामी चालुक्य वंश के शासक हैं। अब चालुक्य वंश दोस्तों आप देखेंगे यहां पर है, चालुक्य वंश यहां पे है और पल्लव वंश दोस्तों यहां पे है। अब इनका जब क्षेत्रीय विस्तार, सीमा विस्तार होगा तो अक्सर सीमा विस्तार को लेकर ही युद्ध होते हैं। तो सीमा विस्तार को लेकर यहां पर युद्ध हुए और जिसमें हुआ क्या दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय ने, जो चालुक्य वंश के शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया। याद रखेंगे दोस्तों, कई बार पूछा गया है।
पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया। इनके गुरु का नाम था दोस्तों, एक बार शायद यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि महेंद्र वर्मन किसके यह शिष्य थे या इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था दोस्तों रुद्राचार्य। क्या था दोस्तों? रुद्राचार्य नाम था। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं कि महेंद्र वर्मन प्रथम 660-630 तक शासन करते हैं। मत विलास प्रहसन पुस्तक लिखी है। जैन मतावलंबी थे, लेकिन ऋषि अपान के द्वारा इन्हें शैव धर्म की दीक्षा दी जाती है। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया। इनके गुरु का नाम रुद्राचार्य था। अगले जो शासक है वह है दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन दोस्तों? नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि 630 से लेकर 668 ईस्वी तक शासन करते हैं। 630 से 668 तक इन्होंने दोस्तों कुछ निर्माण कार्य करवाया, जो कि हमें दोस्तों जब हम प्राचीन भारत की स्थापत्य कला को पढ़ेंगे उसमें हम इन सभी पॉइंटों को लास्ट वीडियो जब हमारा प्राचीन भारत पढ़ जाएगा तब देखेंगे। लेकिन जिन शासकों ने इनका निर्माण करवाया वो जब एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कंफ्यूजन होती है और समझ में नहीं आता है कि किसने इनका निर्माण करवाया। इसीलिए दोस्तों मैंने शासक जब पढ़ाए हैं तभी उनके जितने भी पॉइंट बन सकते थे सभी को लिखकर आपको बताया है कि हाँ किस शासक ने किन मंदिरों का निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने धर्मराज मंदिर का निर्माण करवाया था, धर्मराज मंदिर, और महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। किसने दोस्तों? प्रथम ने करवाया था, द्वितीय ने नहीं, प्रथम ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। धर्मराज मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर हैं उनकी संख्या 7 है। क्या है दोस्तों? उनकी संख्या 7 है। और इन 7 में जो सबसे छोटा मंदिर है वह है द्रौपदीय मंदिर। द्रौपदीय मंदिर जो है वह सबसे छोटा मंदिर है। और इन मंदिरों को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि 7 है इसलिए इन्हें सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। एग्जाम में दोस्तों अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? वह करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। धर्मराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? पीसीएस में पूछा गया है, शायद बीपीएससी में। कितनी है संख्या? 7 है। और इन्हें सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी मंदिर है। एक एक पॉइंट से एग्जामिनर जब दोस्तों प्रश्न बनाता है और हमसे गलत होते हैं तो इससे ज्यादा दोस्तों कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए कि एक एक प्रश्न की अहमियत एग्जाम में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। नरसिंह वर्मन प्रथम ने यह निर्माण कार्य करवाया है। और इसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय को, वही पुलकेशिन द्वितीय जिसने दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था। महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र था दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम, और अपने पुत्र का बदला लेने के लिए दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया। महेंद्र वर्मन का पुत्र था नरसिंह वर्मन, याद रखेंगे दोस्तों। जैसे ही पुलकेशिन द्वितीय ने पिता को हराया और नरसिंह वर्मन ने सोच ली कि अब हम बड़े होकर अपने पिता की हार का बदला जरूर लेंगे, इसलिए दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। इसके बाद में हुएंग जो चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जिसने सियूकी की रचना की थी। ये सभी दोस्तों हम उत्तर भारत के राजवंशों में पढ़ चुके हैं, यकीनन आपको ही याद होगा। हुएंग इसके समय में कांची, जो कि तमिलनाडु में है, कांचीपुरम या कांची में पहुंचा था। किसके? नरसिंह वर्मन प्रथम में। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में यह कहां पे पहुंचा था? हुएंग कांची में पहुंचा था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था वातापीय कोड़। वातापी कोड़ की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद, पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा नदी के तट पर हराने के बाद ही इसने नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापीय कोड़ की उपाधि को धारण किया था। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमने देखा पल्लव वंश को, जिसमें सिंह विष्णु को, महेंद्र वर्मन प्रथम को और नरसिंह वर्मन प्रथम को पढ़ा। अब दोस्तों देखते हैं हम नरसिंह वर्मन द्वितीय को। यह दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 704 से लेके 728 ईस्वी तक, याद रखेंगे दोस्तों 704 से लेके, अब यहाँ पे आपको 630 से 668 तक है। सोच रहे हो इसके बाद दोस्तों और शासक आएंगे, लेकिन उनके बारे में पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। उनसे प्रश्न कभी ना तो पूछे गए हैं ना इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट है दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन दोस्तों? नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसने उपाधियां धारण की थी। इसकी उपाधि इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं। राजा सिंह की उपाधि धारण की थी, आगम प्रिय की उपाधि धारण की थी और शंकर भक्त की उपाधि धारण की थी। कौन सी दोस्तों? राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त, 3 उपाधियां धारण की थी। अरबों का आक्रमण, याद करिए, आपने कभी भी मध्यकालीन भारत को अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 एडी में होता है। कब होता है दोस्तों? 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज के कहने पर भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है। किस पे? सिंध प्रांत पे आक्रमण करता है। अब देख लीजिए, नरसिंह वर्मन जो द्वितीय है 704 से लेकर 728 ईस्वी के बीच है। अगर आपको ना भी पता होता कि अरबों का आक्रमण किसके समय में हुआ था, लेकिन आपको पता होता कि अरबों का आक्रमण अगर 712 में हुआ था और 712 के टाइम पे जो शासक थे वह थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, तो यह प्रश्न को आप सही कर लेते। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और 2-3 बार पूछा गया है एसएससी में भी और पीसीएस में भी। आप याद रखेंगे कि अरबों का आक्रमण कब हुआ था? 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सफल आक्रमण हुआ था, जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। इसकी उपाधियां जो थी तो राजा सिंह की उपाधि, आगम प्रिय की और शंकर भक्त की उपाधियां धारण की थी। इसके दरबार में जो कवि थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है और आप गलत करते हैं। किसके चक्कर में? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय के चक्कर में गलत होता है। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे दंडी है, यानी कि दंडी का मतलब आप समझ सकते हैं दंड। और दंड जब दिया जाता है तो संविधान में प्रावधान है किसी भी अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो है विक्रमादित्य द्वितीय, तो एक बार से अधिक 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो दंडी है वह दूसरे में आते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दंडी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है 10 कुमार चरित्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है 10 कुमार चरित्रम। किसके द्वारा लिखी गई है? दंडी के द्वारा। फिर से देखते हैं दोस्तों, सिंह विष्णु के दरबार में थे कवि भारवी, जिनके द्वारा कृतारा जुनियम बुक लिखी जाती है। महेंद्र वनकर के द्वारा मत विलास प्रहसन पुस्तक लिखी जाती है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे कवि दंडी, जिनके द्वारा 10 कुमार चरित्रम पुस्तक लिखी जाती है। पुस्तक का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और यही पूछता है, यह पूछ लेगा आपसे, दंडी किसके दरबार में थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। 10 कुमार चरित्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दंडी के द्वारा। अब इन्होंने कुछ निर्माण कार्य किया है, उसको देखते हैं हम क्या निर्माण कार्य किया है। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पे दोस्तों? कांची में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कांची या कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। और महाबलियापुरम में सूर्य मंदिर या ऐरावतेश्वर मंदिर, कौन सा दोस्तों? सूर्य मंदिर या ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण कहां पे? महाबलीपुरम में नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कैलाश मंदिर का निर्माण कांची में नरसिंह वर्मन द्वितीय, महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर या ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में अगले शासक आ जाते हैं परमेश्वर वर्मन। कौन दोस्तों? परमेश्वर वर्मन को दोस्तों इनके बारे में पढ़ना कुछ नहीं है, केवल आपको याद यह रखना है, क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पल्लव वंश के शासकों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। क्रम से व्यवस्थित करने मतलब लाइन से व्यवस्थित कीजिए, कौन कौन शासकों ने शासन किया। तो उस टाइम पे जब आप देखेंगे तो प्रश्न इससे कई बार पूछे गए हैं। क्रम से व्यवस्थित करने को देखा जाता है जब, तो आप व्यवस्थित आराम से कर पाएंगे। नंदीय वर्मन जो कि 730 से लेके 800 ईस्वी तक शासन करते हैं। 704 से 728 तक यह है, अब 730 से यह आ रहे हैं, तो करीब करीब इन्होंने 2 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक शासन किया। नंदी वर्मन 730 से लेके 800 ईस्वी तक शासन करते हैं। काफी लंबा दोस्तों इनका शासन काल रहा है, 730 से 800, करीब 70 वर्ष का इन्होंने शासन किया। राज्य सत्ता के लिए इनके शासन काल में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य सत्ता के लिए इनके शासन काल में गृह युद्ध हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? गृह युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? नंदी वर्मन के। और यह वैष्णव संत तिरुमगडई, याद रखेंगे दोस्तों, तिरुमगडई जो किसके दरबार में थे या किसके समकालीन थे? वह दोस्तों नंदीय वर्मन के समकालीन थे। राज्य सत्ता के लिए गृह युद्ध नंदी वर्मन के शासनकाल में। और वैष्णव संत थे, एक वैष्णव संत
त्रिमगडई कौन थे? एक वैष्णव संत थे। किसके समकालीन थे? तो नंदीय वर्मन के समकालीन थे। इन्होंने कुछ दोस्तों निर्माण कार्य किया। निर्माण कार्य में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पे? कांची, तमिलनाडु में। क्योंकि दोस्तों इन्हीं क्षेत्रों में इनका क्षेत्र विस्तार था और यहीं पर ये अपनी स्थापत्य कला को स्थापित करते थे। निर्माण कार्य मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था? कांची में करवाया था। इसके बाद में जो अंतिम शासक आ जाते हैं पल्लव वंश के, वह आ जाते हैं दोस्तों अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन अंतिम शासक थे। संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। याद रखेंगे, सिंह विष्णु थे। अंतिम शासक अपराजित वर्मन थे। बाद में पल्लव वंश के शासकों को, बाद में पल्लव वंश को चोलों ने जीत लिया था। इसी कारण हम देखते हैं कि चोल वंश जो हमें 9वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, इसी क्षेत्र विस्तार था, क्योंकि संपूर्ण पल्लव वंश को चोलों ने जीत लिया था और एक बड़ी सत्ता के रूप में उभर कर सामने आए थे। यह रहा दोस्तों हमारा पल्लव वंश। अब देखते हैं पल्लव वंश के बाद हम चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की मैंने बताया चालुक्य वंश की जो मूल शाखा थी वह थी वातापी या वादामीय के चालुक्य। इसके बाद में कल्याणी के चालुक्य, इसके बाद है वेंगी के चालुक्य। देखेंगे किस तरीके से इनकी यह शाखाएं निकलकर सामने आती हैं। तो आज की वीडियो हम केवल वातापी या वादामीय के चालुक्य को देखेंगे, जिन्हें हम पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पहला शासक है वह है पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य के बाद एक विनयादित्य आ जाते हैं, विजयादित्य आ जाते हैं और विक्रमादित्य द्वितीय आ जाते हैं। इनको दोस्तों लिखने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है क्योंकि एग्जाम में, पीसीएस में, यूपीएससी से अक्सर प्रश्न इससे पूछे गए हैं कि चालुक्य वंश के शासकों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। और क्रम से दोस्तों व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल होता है। जब हमें क्रम से शासकों का नाम पता होगा तभी हम व्यवस्थित कर पाएंगे, अन्यथा प्रश्नों को गलत करके आएंगे। आपको लगेगा दोस्तों कि मैं एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता कि आपका गलत हो, नहीं, मैं दोस्तों एसएससी के नजरिए से आपको पढ़ाता हूं कि 2-4 पॉइंट आपको बता दूं और चला जाऊं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको पढ़ने में मजे के लिए हम दोस्तों नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए। क्योंकि जो हमारे माँ बाप को हमसे उम्मीदें हैं, उनको भले ही चीजें कितनी भी डिफिकल्ट हो, अरे दोस्तों ऐसे समझिए, अब हम चीजों को पढ़ तो रही है, साथ ही 2-3 नामों को अगर और पढ़ लेंगे और प्रश्न बनता है अगर, और पीसीएस में पेपर को जब सॉल्व करेंगे आप देखेंगे तो कई बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं कि चालुक्य वंश के शासकों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जी आपने चालुक्य वंश के शासकों को पढ़ा ही नहीं है तो व्यवस्थित क्या खाक कर पाएंगे? आप खुद सोचिए, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पीसीएस के आप स्टूडेंट हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आप दोस्तों तैयारी को कीजिए। वातापी या वादामीय के चालुक्य, पुलकेशिन प्रथम, इन्हें जय सिंह भी कहा जाता है, जो कि अब 543 से लेके 543 से लेके 566 ईस्वी तक शासन करते हैं। यह देखिए दोस्तों एडी में है सभी। पुलकेशिन प्रथम, जिनको जय सिंह भी कहा जाता है, 543 से 566 एडी तक शासन करते हैं। इन्होंने जो राजधानी बनाई है वह है बातापी, जो कि बीजापुर के निकट थी। बीजापुर के निकट बातापी को राजधानी बनाई थी, इसीलिए इन चालुक्य वंशों का नाम पड़ा किसका? वातापी या बादामी के चालुक्य। ठीक है दोस्तों, इसने जो उपाधि धारण की थी सत्यश्रय, रण विक्रम और पृथ्वी बल्लभ, बहुत ही दोस्तों इसकी यूनिक उपाधियां थी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं कि सत्याश्रय, रण विक्रम और पृथ्वी बल्लभ की उपाधियां अक्सर शासक नहीं धारण करते थे, लेकिन उन्होंने धारण की थी। याद रखेंगे, पूछा भी जाता है। सत्याश्रय, रण विक्रम और पृथ्वी बल्लभ की उपाधियां किस वंश के शासकों ने धारण की थी? आप इतना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। किस वंश के शासकों ने? वातापी या बादामीय वंश के शासकों ने धारण की थी, जिसमें पुलकेशिन प्रथम ने। क्योंकि ऑप्शन में आपको वो ऑप्शन से देगा कि एक अगर शासक दे देगा आपको बादामीय राजवंश का, दूसरा पल्लव वंश का, फिर राष्ट्रकूट वंश का, और दूसरा कोई भी और दे देता है, तो आप देख पाएंगे कि हाँ यार ये तो नहीं हो सकते। बादामीय वंश के अगर शासकों ने धारण की थी तो उनमें से यही बादामी वंश के शासक हैं, तो इन्होंने ही धारण की थी। इस तरीके से दोस्तों हम एक दूसरे को चीजों को जोड़कर अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं।
लाइट चली गई है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी। थोड़ा सा और बचा है सेक्शन, आप देख सकते हैं। उपाधियां सत्यसराय, रणविक्रम और पृथ्वी बल्लभ की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ चालुक्य वंश में, खासकर बादामी के चालुक्य वंश में जो अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ किए थे वह पुलकेशन प्रथम ने ही किए थे। इसके बाद में जो अगले शासक हैं वह है कीर्तिवर्मन, जो कि 566 से 597 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके बारे में थोड़ा दोस्तों दो ही पॉइंट है। इन्हें वातापी के चालुक्य वंश का निर्माता या वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम या जय सिंह को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछता है या वातापी के निर्माता अगर पूछता है आपसे तो आप बताएंगे किसे? कीर्तिवर्मन प्रथम को। और महाकूट स्तंभ लेख जो है, महाकाट स्तंभ लेख जो है वह कीर्तिवर्मन के संबंध की जानकारी हमें देता है। इसके बाद में जो तीसरे शासक है वो है दोस्तों मंगलेश। कौन है? मंगलेश, जो कि 597 से लेके 610 ईस्वी तक शासन करते हैं। 597 से 610 ईस्वी तक। कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवाती, याद रखेंगे दोस्तों, एक कोंकण क्षेत्र की राजधानी थी रेवाती। रेवाती पर अधिकार किसने किया था? तो वह मंगलेश ने किया था। किसने? मंगलेश ने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवाती पर अधिकार किया था। और कदम्बों का जो उन्मूलन किया था, कदम्बों का कदम्ब वंश याद करेंगे दोस्तों, जब हम दक्षिण भारत में ही देखेंगे गंग वंश, कदम्ब वंश, इन सभी राजवंशों को देखेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे। कदम्ब वंश का जो उन्मूलन किया था वह किसने किया था? मंगलेश ने किया था। वैष्णव धर्म का अनुयायी था मंगलेश। वैष्णव धर्म का उपाधि एक परम भागवत, इंपॉर्टेंट है, परम भागवत की उपाधि किसने? मंगलेश ने धारण की थी। बादामी के गुहा मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। बादामी के गुहा मंदिर, बादामी के जो गुहा मंदिर है जिसका निर्माण शुरू करवाया था कीर्तिवर्मन प्रथम ने, कीर्तिवर्मन प्रथम ने, लेकिन निर्माण कार्य पूरा करवाया वह करवाया दोस्तों मंगलेश ने। यह दोनों प्रश्न दोस्तों पीसीएस में पूछे जा चुके हैं और आप इनको याद रखेंगे। जैसे कि दोस्तों मंगलेश कोंकण क्षेत्र की राजधानी थी रेवाती द्वीप पर अधिकार किया। कदम्बों का उन्मूलन का श्रेय मंगलेश को दिया जाता है। वैष्णव धर्म का अनुयायी था, उपाधि में परम भागवत की धारण की थी। और बादामी की गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शुरू करवाया था कीर्तिवर्मन प्रथम ने, पूरा करवाया मंगलेश ने। ठीक है दोस्तों, अगले शासक आते हैं जिनका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इंपॉर्टेंट शासक है और अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 610 से लेके दोस्तों 610 से लेके 642 ईस्वी तक शासन करते हैं। जिनकी उपाधियां जो इन्होंने धारण की थी, दक्षिणापथेश्वर की, परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी दोस्तों? दक्षिणापथेश्वर और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। और परमेश्वर की उपाधियां क्यों धारण की थी? याद करिए दोस्तों, क्योंकि यह हर्षवर्धन को जब नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था तभी इन्होंने परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराने के स्वरूप इन्होंने परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। क्योंकि यहाँ पे थे दोस्तों चालुक्य वंश, और यहाँ उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे थे दोस्तों हर्षवर्धन का साम्राज्य, जो कि क्षेत्र विस्तार को लेकर अक्सर यहाँ पर युद्ध हुए हैं। फलस्वरूप हर्ष को इन्होंने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार, महाकूट स्तंभ लेख किसका है? तो वह है दोस्तों महाकूट स्तंभ लेख कीर्तिवर्मन प्रथम का। महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार मेगुतीय मंदिर, कौन सा दोस्तों? मेगुतीय मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। और यह प्रश्न यूपीएससी में शायद 2013 या 14 में पूछा गया था कि मेगुतीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था, महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार। पश्चिमी गंग वंश कदम वंश को पराजित किया। किसने दोस्तों? पश्चिमी गंग वंश और कदम वंश को किसने पराजित किया? पूर्ण रूप से अगर हम कहें तो पराजित किया तो इस पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। लेकिन कदम्बों का जो उन्मूलन अगर बात करते हैं, हराया किसने? तो मंगलेश ने हराया। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख जो है दोस्तों किसका है? ऐहोल अभिलेख
वह रवि कीर्ति का है। रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के शासन की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह किससे प्राप्त होती है? ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है, जो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। रवि कीर्ति किसके दरबार में थे? पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबार में थे। बेंगी को जीतकर विष्णुवर्धन को वहां का शासक बनाया। अब आपको क्लियर हो रहा है दोस्तों कि वेंगी के जो चालुक्य वंश का उदय हुआ वह क्यों हुआ था? क्योंकि वेंगी को जीतकर पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक बना दिया था, यहाँ का शासक बना दिया था, और इसीलिए वेंगी के चालुक्य वंश का उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, अगले शासक आते हैं विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम यह भी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछे जाते हैं। 655 से लेके 680 ईस्वी तक यह शासन करते हैं। बहुत सारे राजवंशों में दोस्तों कई शासक आते हैं, सभी को पढ़ना पॉसिबल नहीं है और ना ही सबको हम याद रख सकते हैं। याद हम उन्हीं को रख सकते हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और जरूरी है याद करना। तो विक्रमादित्य प्रथम जो कि 655 से 680 ईस्वी तक शासन करते हैं, और इसने अपने भाई जयसिंह को लाट का गवर्नर बना दिया था, और इस तरह दक्षिणीय चालुक्यों का उदय हुआ था। दक्षिणीय चालुक्यों का उदय हुआ था। क्या किया था? विक्रमादित्य जो प्रथम थे उन्होंने अपने भाई जिसका नाम था जयसिंह को लाट का गवर्नर बना दिया, और इस तरह दक्षिणीय चालुक्यों का उदय हुआ था। हालांकि दक्षिणी चालुक्यों का गवर्नर बनाया और फिर चोलों के द्वारा दक्षिणीय चालुक्य जो थे उनको अपने अधिकार में ले लिया जाता है और इनका पतन हो जाता है कुछ समय के बाद में। बस इतना याद रखेंगे आप कि विक्रमादित्य प्रथम के द्वारा इसने अपने भाई जय सिंह को लाट का गवर्नर बनाया था और दक्षिणीय चालुक्यों का उदय हुआ था इस तरीके से। दक्षिणीय चालुक्यों का प्रथम शासक कौन था? तो वह जय सिंह था। इसके बाद में अगला शासक आता है विनयादित्य। कौन दोस्तों? विनयादित्य। मालवा जीतने के बाद उपाधि इसने धारण की थी एक शकलोत्तर पथनाथ की। इंपॉर्टेंट उपाधि है, कई बार पूछी गई है कि विनयादित्य से दो ही प्रश्न बनते हैं। मालवा को किसने जीता था? तो विनयादित्य ने। शकलोत्तर पथ की उपाधि किसने धारण की थी? तो किसने? विनयादित्य ने। अगले शासक आते हैं दोस्तों विजयादित्य। विजयादित्य का सबसे लंबा शासन काल रहा है। सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? तो विजयादित्य का। याद रखेंगे, यह दोस्तों विनयादित्य हैं, यह है दोस्तों विजयादित्य। विजयादित्य का सबसे लंबा शासन रहा है वातापी के चालुक्य वंश में। अगले शासक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय स्त्री पुरुष जो कि यह गंग वंश का शासक था। स्त्री पुरुष जो कि गंग वंश का शासक था की सहायता से नंदीय वर्मन को हराया और उपाधि जो धारण की वह कौन सी? काचिया कोड़ की उपाधि धारण की थी। नंदीय वर्मन कौन थे? आपने देखा होगा कि पल्लव वंश के शासक नंदीय वर्मन को किसने हराया था? तो विक्रमादित्य द्वितीय ने हराया था। किसने दोस्तों? विक्रमादित्य द्वितीय ने हराया था। गंग वंश के शासक स्त्री पुरुष के साथ में मिलकर विक्रमादित्य ने नंदी वर्मन को पराजित किया और काचिया कोड़ की उपाधि धारण की थी, और इसी के समय में लाट पर राष्ट्रकूटों ने लाट पर अधिकार कर लिया था। इसी के समय पर राष्ट्रकूटों ने लाट पर अधिकार कर लिया था। किस पर दोस्तों? लाट पर अधिकार कर लिया था। अब आते हैं दोस्तों अरब आक्रमण किसके शासनकाल में? विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में 712 में होता है अरब आक्रमण। और अरब आक्रमण को रोकने के लिए अपने भतीजे पुलकेशी को भेजा था। अपने भतीजे पुलकेशी को भेजा और पुलकेशी ने अरबों के आक्रमण को रोका और अरबों को हराया भी। अरब आक्रमण को रोकने के लिए किसे भेजा था? पुलकेशी को भेजा था, और पुलकेशी ने अरबों के आक्रमण को रोका और उन्हें हराया। और विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलकेशी को जो उपाधि दी थी वह दी थी अवंतीय जनाश्रय की। कौन सी दोस्तों? इंपॉर्टेंट उपाधि है, यह पूरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अरबों के आक्रमण को रोकने के लिए विक्रमादित्य ने किसे भेजा? पुलकेशी को भेजा। और कौन सी उपाधि दी थी उसने? तो अवनित नाश्रय की, अवनिज नाश्रय की उपाधि प्रदान की थी। अगला दोस्तों जो आ जाता है पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विक्रमादित्य द्वितीय की दो पत्नियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में कहते हैं
कि एक का नाम था लोक महादेवी है, एक का नाम था त्रिलोक महादेवी है। लोक महादेवी के द्वारा लोकेश्वर मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत का मंदिर है दोस्तों। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लोक महादेवी ने करवाया था। किसके शासनकाल में हुआ था? विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। त्रिलोक महादेवी के द्वारा त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कौन सा दोस्तों? त्रिलोकेश्वर मंदिर। विक्रमादित्य के बारे में फिर से देखते हैं कि सिरु पुरुष की सहायता से नंदी वर्मन को पराजित करा और उपाधि कांची कोण की धारण की। इसी के समय में राष्ट्रकूटों ने लाट पर अधिकार कर लिया था। यह प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है एक बार। और अगर अरब आक्रमण को रोकने के लिए अपने भतीजे पुलकेशी को भेजा, जिसे अवनिज नाश्रय की उपाधि प्रदान की। लोक महादेवी के द्वारा लोकेश्वर या विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया गया और त्रिलोक महादेवी के द्वारा त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके बाद में जो अंतिम शासक आते हैं वह आते हैं दोस्तों कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन जो कि 746 से लेकर 757 ईस्वी तक रहते हैं, जो कि अंतिम शासक थे और राष्ट्रकूटों के द्वारा चालुक्य वंश का पतन कर दिया जाता है। अंतिम शासक कौन थे? कीर्तिवर्मन थे और राष्ट्रकूटों के द्वारा चालुक्य वंश का, जो कि दोस्तों वातापी या वादामी के चालुक्य थे, उसका पतन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रकूटों के द्वारा। इसके बाद में हम राष्ट्रकूट वंश देखेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश को पढ़ेंगे और जो हमारे रह गए हैं जैसे कि कल्याणी की चालुक्य और वेंगी की चालुक्य, इन दोनों राजवंशों को हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है। दोस्तों मेरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही रहती है कि भले ही दोस्तों टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, वीडियो में इंटरेस्ट आए या थोड़ी सी इंटरेस्ट ना आए, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब चीजें हमारी पढ़ी हुई चल रही होती हैं तो हमें इंटरेस्ट आता है। 2-4 पॉइंट पढ़ाया और आगे बढ़ गए। 20 मिनट में 25 मिनट को वीडियो को खत्म कर दिया। आपको लगता है बस इतना ही पढ़ना है, लेकिन जब एग्जाम में, क्या आपको पता है कि एग्जाम में आप प्रश्न बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर और खास करके एग्जाम में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है और एग्जामिनर भी अब अच्छे अच्छे प्रश्नों को पूछता है। सॉरी दोस्तों, मैंने कोशिश की है आपको ज्यादा से ज्यादा सभी पॉइंटों को कवर किया जाए, आपको मैप बनाकर थ्योरेटिकल प्रश्नों को बनाकर कि किस तरीके से किन राजवंशों के बीच में युद्ध हुए और कौन कौन से जो प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। और जब अगली वीडियो हम इनके प्रश्नों करेंगे तो यकीनन आपको प्रश्न करने में मजा आएगा। और आपको जैसा कि पता है कि हमारे पढ़ने का तरीका यही रहता है कि सबसे पहले हम थ्योरी को लगाते हैं अच्छे से, जितना भी हो सकता है थ्योरी में है सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर जो पॉइंट्स रह जाते हैं एक आध दो, वो हम क्वेश्चनों में देखते हैं और क्वेश्चनों में करने का हमारा मकसद रहता है यही कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा है हमसे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, लाइट इसलिए आपकी वीडियो नहीं बन पा रही थी कि मौसम थोड़ा सा दोस्तों खराब है और मैं जहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ कि ऐसी कोई इन्वर्टर वगैरह अभी तो है नहीं कि फिलहाल जो लाइट जाए तो फिर लाइट की व्यवस्था हो सके। बस प्राकृतिक रोशनी से ही काम चल रहा है दोस्तों। जब तक लाइट रहती है तो आपको दिखाई देता होगा। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ आपको अभी भी क्लियर दिख रहा होगा, बस थोड़ा सा दोस्तों फैसिलिटी कम है, लेकिन आपकी यकीन मानिए आपकी यह सफलता में मील का पत्थर जरूर मेरी ये मेहनत है साबित होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।